हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पहले। चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास भी बोला जाता है। ह्रास जो है ना, ह्रास जो वर्ड है ये हिंदी का वर्ड नहीं है, ये वैसे नॉर्मली इंग्लिश का ही वर्ड है। आपने सुना होगा हैरेसमेंट। हैरेसमेंट आपने सुना होगा। हैरेसमेंट क्या होता है सर, ये बताओ। बेटा बात सुनो, आप लोग जो सुबह सवेरे उठते हो, नहाते हो, धोते हो, उसके बाद में स्कूल आते हो, तो आपकी जो एफिशिएंसी लेवल होती है, जो आपके काम करने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप जब पूरे दिन पढ़ते हो, ट्यूशन्स जाते हो, या फिर घर पे मेहनत करते हो, खेल कूद करते हो, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो आपकी एफिशिएंसी होती है उसमें हैरेसमेंट हो जाता है, यानी कि आप थोड़े से थक जाते हो, थकावट आ जाती है। तो आपकी जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब एक इंसान के अंदर काम करने की क्षमता कम हो सकती है समय के अनुसार, तो क्या हम बिजनेस के अंदर जो असेट्स यूज करते हैं, क्या उनमें हरासमेंट नहीं हो सकता? क्या उनकी एफिशिएंसी में कमी नहीं आ सकती? आप फॉर एग्जांपल सोच के देखो, आप एक 30,000 रुपये का मोबाइल लेके आते हो मार्केट से। आप जब उसको नया नया मोबाइल यूज करोगे तो उसकी बैटरी भी परफेक्ट होगी, उसकी स्पीड भी परफेक्ट होगी। वो आपका जो है जी, क्या कहते हैं उसको, जो ये मोबाइल हो जाते हैं ना, अरे मेरे दिमाग से निकल गया बेटा, हैंग हो जाते हैं। हैंग भी नहीं होता है नया नया, लेकिन जब आप उसको साल भर 1.5 साल यूज़ कर लेते हो तो बैटरी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है, हैंग होना शुरू हो जाता है, रैम की स्पीड कम हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ना असेट्स की जो एफिशिएंसी होती है, जो उसके काम करने की क्षमता होती है, उसमें जो गिरावट आती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन हम किस पर लगाते हैं? असेट्स पर। सर हम डेप्रिसिएशन कौन सी असेट्स पर लगाते हैं, आप ये बात समझो। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि असेट्स कितने प्रकार की होती हैं। आप देखो, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं लिखता हूं पहले असेट्स। असेट्स बेटा हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं नॉर्मली। 2 प्रकार की असेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर? देखो, एक तो होती है फिक्स्ड असेट्स, और दूसरी होती है करंट असेट्स। अब मैं आपको समझाता हूं फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स कौन सी होती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। ऐसी असेट्स, देखो पहली बात तो असेट्स आप समझो, बिना असेट्स के बिजनेस नहीं हो सकता। जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्हीकल, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपकी असेट्स होती हैं। और जितनी भी असेट्स के मैंने नाम लिए, ये सारी फिक्स्ड असेट्स हैं। सर ये क्यों फिक्स्ड असेट्स हैं? क्योंकि जब आप इनको खरीदते हो ना, तो इनको 2, 4, 10, 5 साल के लिए खरीदते हो। आप बिल्डिंग रोज नहीं खरीदते, मशीनरी आप रोज नहीं खरीदते, गाड़ियां आप रोज नहीं खरीदते, कंप्यूटर आप रोज नहीं खरीदते। तो ऐसी असेट्स जिनको आप बिजनेस में खरीदते हो कम से कम 1 साल से ज़्यादा के लिए, फॉर दी मोर देन ऑफ 1 ईयर, 12 महीने से ज़्यादा के लिए जब आप कोई असेट्स खरीदते हो यूज करने के लिए, तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारी फिक्स्ड असेट्स हैं। लेकिन ऐसी असेट्स जो 12 महीने के अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आप किसी कस्टमर को उधार माल बेचते हो, तो वो कौन होता है? आपका डेटर। और डेटर से आपको 2 या 3 महीने में पैसे मिल जाने हैं। ऐसे डेटर्स को हम कई बार बिल लिख देते हैं, तो वो हमारे बिल्स रिसीवेबल बन जाते हैं।
उनसे भी 2-3 महीने में हमको पैसे मिल जाते हैं। आपकी दुकान में या आपके गोडाउन में स्टॉक भरा हुआ होता है, तो स्टॉक को बेच के भी आपको 2-3-4 महीने में पैसे मिल जाते हैं। आपका कैश पड़ा हुआ है आपके पास में, आपका बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, ये सब आपकी होती हैं करंट असेट्स। ऐसी असेट्स जिनका पैसा आपको 1 साल के भीतर भीतर रियलाइज हो जाता है, ऐसी असेट्स को हम करंट असेट्स बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो असेट्स आप 1 साल के लिए ही यूज करते हो, यानी कि जो करंट असेट्स होती हैं, करंट असेट्स पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेप्रिसिएशन। तो करंट असेट्स पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, आप ये बात ध्यान रखो। अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो वो लगता है फिक्स्ड असेट्स पर। देखो मैं यहां करता हूं, फिक्स्ड असेट्स पर। सर कौन कौन सी फिक्स्ड असेट्स होती हैं ये बताओ। देखो बेटा, फिक्स्ड असेट्स भी 2 प्रकार की होती हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, प्रिंटर, है ना, क्या नाम है, जो है जी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब हमारी टेंजिबल असेट्स है। इनटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सब हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, टेंजिबल असेट्स पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेप्रिसिएशन, टेंजिबल असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। सर क्या इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम नहीं होती है? टेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होती है। क्या बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, प्लांट की कम होती है, मशीनरी की? क्या हम पेटेंट, कॉपीराइट खरीदते हैं हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो क्या उनकी वैल्यू कम नहीं होती? बेटा होती है, कम होती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेप्रिसिएशन। या तो हम इनको करते हैं अमोर्टाइजेशन, इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इनकी वैल्यू जो कम होती है ना, उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, या हम बोलते हैं उनको रिटर्न ऑफ करना। समझ में आ रही है आपको बात? या तो हम उनको अमोर्टाइज करते हैं, या हम बोलते हैं कि उनकी वैल्यू कम हो रही है। एक्चुअल में चक्कर क्या है बेटा, मैं यहां पर देखो एक बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। AS 6 और AS 26। अब आप कहोगे सर ये AS क्या है? बेटा AS की फुल फॉर्म होती है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, AS की फुल फॉर्म होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं आप ये बताओ। बता रहा हूँ बेटा, बात सुनो। बेटा मुझे ये बताओ, बड़ी सीधी सी एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा प्यारा एग्जांपल। आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर में जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, छोटे बच्चे का, और जब भी घर में कोई डेथ होती है, तो जन्म पे और मरण पे आपको पता है पंडित जी को बुलवाया जाता है, और पंडित जी आके उनका नामकरण संस्कार करते हैं या अंतिम संस्कार करते हैं, जो भी विधि विधान होते हैं, तो आप पंडित से वो सारे काम करवाते हो, शास्त्री जी से आप वो सारे। ये जो पंडित जो वो सारे काम करते हैं, वो कैसे करते हैं? शास्त्रों के अनुसार करते हैं ना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ होता है, विधि विधान से सारे काम करवाते हैं। आप भी कहते हो कि पंडित जी बहुत अच्छे तरीके से नामकरण करना, विधि विधान से, शादी ब्याह में आप उनको बुलवाते हो तो विधि विधान से आप सारे काम करवाते हो, तो आप उनको बोलते हो ना कि पंडित जी जो काम करो वो शास्त्रों के अनुसार करना, ठीक है ना? तो पंडित जी शास्त्रों के अनुसार काम करते हैं, मतलब पंडित जी को शास्त्रों की नॉलेज है, तभी तो आप पंडित जी को बुलवा लेते हो, वरना पूजा पाठ तो घर में कोई भी कर ले। बेटा हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना,
हमारी अकाउंटिंग के भी एक तरीके से शास्त्र हैं और उन शास्त्रों का नाम है हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है और किसने बनाए थे? बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने बनाए थे, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? बेटा वैसे तो 32 हैं, लेकिन 29 3 एक्चुअल में गवर्नमेंट के दिए हुए हैं, तो 32 कह देते हैं या 29 भी कह देते हैं कई बार। आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो क्योंकि छोटे क्लास के बच्चे हो, तो आप मान के चलो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और आज के टाइम में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? इंडियन IAS बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा IFRS भी होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। जो कंपनियां विदेशों से डीलिंग करती हैं, विदेशों से लोन लेती हैं, विदेशी लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो ऐसी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो IFRS को भी फॉलो करती हैं। तो IFRS भी शास्त्र है एक प्रकार के, लेकिन वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के लिए है। लेकिन अगर आप इंडिया के लेवल पे, केवल आपकी कंपनी छोटी कंपनी है और वो इंडिया में बिजनेस करती है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने? कुल 32। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इन 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो AS6 है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, वो बेटा डेप्रीसिएशन की बात करता है कि डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रीसिएशन कब कब लगाया जाता है, हम कब कहते हैं कि डेप्रीसिएशन लगा है, वो सारी बातें वहाँ लिखी हुई हैं। मतलब हम जो आपको सिखा रहे हैं ये सब AS6 के हिसाब से है। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? बेटा ये होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। आप में से अगर कुछ बच्चे CA बनेंगे, तो आप जब CA बनेंगे ना, तो जो CA होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS को बहुत डीपली पढ़ के आया हुआ होता है। तो वो जब कंपनियों में नौकरी करने के लिए जाते हैं या फिर जब वो अपना ऑफिस खोलते हैं और ऑडिट करते हैं, फर्मों का जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं उनको एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उन सब चीज़ों को चेक करते हैं। तो वो देखते हैं कि क्या कंपनी ने अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, क्या उनको AS6 के हिसाब से डेप्रिशिएट किया है या नहीं किया है, और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको AS26 के हिसाब से उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है। तो हम क्योंकि डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम AS6 में क्या क्या लिखा हुआ है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स पर केवल AS6 लगता है और इंटेंजिबल एसेट्स पर AS26 में अकाउंटिंग सिखाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा AS6 की, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। चलिए अब आप मेरे साथ जरा आगे आगे चलो, मैं आपको और क्या लिखवा रहा हूँ। तो मैं आपको पहले मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन लिखवा देता हूँ। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो बेटा क्या मतलब लिख रहा हूं मैं इसका। एवरी फिक्स्ड असेट्स, every fixed assets losses oblique fall, losses oblique fall, its वैल्यू, अगर उनकी वैल्यू में कुछ कमी आती है, किस वजह से? ड्यू टू यूज और अदर रीजन, और अदर रीजन, दिस लूजिंग ऑब्लिक डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी कमी, इन द वैल्यू ऑफ, इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो किसी भी असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है ना, किसी भी वजह से, चाहे यूज या कोई अदर रीजन, अभी वो अदर रीजन क्या है हम डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलते हैं कि इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। जैसे आप फ़ोन खरीद के लाए और साल भर बाद उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है, चाहे तो आपने वो यूज करा हो या किसी और वजह से मान लो टूट गया हो, बेकार हो गया हो, तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है हम उसको बोलते हैं कि इस पर डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, यानी कि
उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें हिरासमेंट लग गया, हिरास लग गया उसके ऊपर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी बेटा। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पर एक दो बातें और लिखवा देता हूँ। देखो जरा नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। देखो जरा, डेप्रीसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन होती है ना, उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अच्छा सर, और देखो, डेप्रीसिएशन इज ए पार्ट ऑफ the cost of fixed assets which has expired due to। बेटा बात सुनो, मान लो आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो वो क्या है? आपकी फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट है, और उसको आप मशीन को जब यूज करोगे तो उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। मान लो आप उस मशीन को 5 साल तक यूज करोगे, तो हर साल आप मशीन को 2 लाख रुपए यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये जो 2 लाख रुपए का आपने कॉस्ट का पार्ट यूज करा, इसी को हम डेप्रीसिएशन बोल रहे हैं। और वो एक्सपायर होता रहता है धीरे धीरे, किन कारणों की वजह से? नंबर एक, नंबर एक यूजेस, या तो यूज करने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर, यानी कि किसी भी एसेट्स में तोड़फोड़ होती है, उसको यूज करते हैं तो टूट फूट होती है ना, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। या फिर लैप्स ऑफ टाइम, समय व्यतीत होने की वजह से भी असेट्स की वैल्यू कम होती है। ऑब्सोलिसेंस, यानी कि आउट ऑफ फैशन, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है तो पुरानी मशीनें अब काम में नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से भी उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या फिर एक्सीडेंट की वजह से भी वैल्यू क्या होती है? कम होती हैं। तो बेटा बात सुनो, अगर आप मोबाइल लेके आए, आपने उसको यूज करा, तो सीधी सी बात है उसमें टूट फूट होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। आप मान लो मोबाइल लेके आए, एक दिन आपने चलाया और उसको शोकेस में रख दिया, 1 साल बाद आप उसको बेचने जाओगे तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि लैप्स ऑफ टाइम, समय व्यतीत होने की वजह से भी वैल्यू कम होती है। ऑब्सोलिसेंस, मान लो आज आपने मॉडल लिया ओप्पो Reno 2 का, और फिर आ गया ओप्पो Reno 2 मैक्स, तो यानी कि वो आउट ऑफ फैशन हो गया और अब एक नया मॉडल आ गया मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तब भी उसकी वैल्यू कम हो गई। या आप मोबाइल लेके आए और 2, 4, 10, 5 दिन चलाया, उसके बाद वो टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तब भी उसकी वैल्यू कम होगी। तो इन सब की वजह से किसी भी असेट्स की वैल्यू कम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। तो अब हम इसके आगे की बात शुरू करेंगे कल से। आई होप आपको आज की बात मेरी समझ में आ गई होगी। आज मैं अपनी वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूँ और कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है ना? आप ये नोटिंग कर लेंगे।